हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो रोलिंग मार्जिन ऑफ रेनफोर्समेंट सब्जेक्ट के वीडियो का दूसरा भाग है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रोलिंग मार्जिन के बेसिक्स कारण के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं और रोलिंग मार्जिन ऑफ रेनफोर्समेंट के पार्ट 1 को देखें। आज इस वीडियो में रोलिंग मार्जिन की टॉलरेंस क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर बात करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग रहने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज रोलिंग मार्जिन के थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं कि रोलिंग मार्जिन एक्चुअली होता क्या है। द रोलिंग मार्जिन ऑफ स्टील is the permissible deviation in the actual weight of a steel bar from its standard or theoretical weight। रोलिंग मार्जिन बेसिकली क्या होता है कि जो आपका साइट पे जो एक्चुअल वेट डिलीवर हो रहा है या आपने कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है स्टील की, तो वहाँ जो एक्चुअल वेट डिलीवर हो रहा है और जो स्टैंडर्ड, जो एक बेंचमार्क कह सकते हैं या जो एक रेफरेंस वेट को बनाया गया है आईएस कोड में, आईएस कोड 1786 में, तो उसमें जो मेंशन किया गया है उससे कंपैरिजन किया जाता है कि जो आपकी एक्चुअल वेट आ रहा है तो उसमें परमिसिबल डेविएशन के विद इन है या नहीं है। अगर वो परमिसिबल डेविएशन के विद इन है तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बाय डेफिनेशन से इसको समझ लेते हैं। द रोलिंग मार्जिन ऑफ अ स्टील इज द परमिसिबल डेविएशन इन द एक्चुअल वेट ऑफ अ स्टील बार फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड और थ्योरेटिकल weight। This variation is expressed as a percentage and crucial for ensuring the quality, safety and cost effectiveness of construction project। अभी क्या है कि जब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या जब साइट पे जो अवेलेबल है, अगर उसकी एक्चुअल वेट विद इन जो स्पेसिफाइड डेविएशन है, जो परमिसिबल डेविएशन है, अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो वो क्या है, एक तो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर हम उसे यूज करते हैं तो वो आपके जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें आपका एस्टिमेट और बजट को बढ़ा देगा। दूसरा क्या होगा कि अगर आपने कम, जो हमारी जो परमिसिबल, अगर आपने उससे कम वेट का कोई सरिया स्टील आपने यूज किया है तो उससे क्या होगा, उसके स्ट्रेंथ भी कंप्रोमाइज़ होगी और क्या होगा कि आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब देखा जाए तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है कि सही नहीं है। इसलिए हम लोग रोलिंग मार्जिन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और वो चेक करते हैं कि वो विद इन परमिसिबल डेविएशन के अंदर है या नहीं है। दूसरा क्या है, व्हाट कॉजेज रोलिंग मार्जिन। रोलिंग मार्जिन होने का कारण क्या है? तो रोलिंग मार्जिन को होने का कारण मैंने पहले वीडियो में पूरा ब्रीफ में बताया था। अभी से थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि रोलिंग मार्जिन जो बेसिकली होता है वो मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस की वजह से होता है, वियर एंड टीयर ऑफ रोलिंग मिल्स की वजह से होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल वेरिएशन की वजह से होता है। अब अगर इन दोनों को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो क्या होता है कि जब आपकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ये स्क्वायर बार में रहती है। इसे क्या किया जाता है, रोल करके राउंड शेप में लाया जाता है। और उसको राउंड शेप में लाने के लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग मिल्स होते हैं उसमें क्या होता है, डाया बना होता है, रोलर बना होता है, जो कि क्या करता है, उनको उस शेप में कंप्रेस करके उसको उस शेप में क्या करता है, मोल्ड करता है। बट क्या होता है कि अगर रेगुलर यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग होता है, ओवर द टाइम क्या हो रहा है कि उसके जो रोलर्स हैं या फिर जो डाया है, अगर उसमें कोई डेविएशन आ जाता है, अगर मान लो कि आपकी ये डाया है और यहाँ से ये रोल हो रही है, अगर इसकी थिकनेस कम गई हो, बढ़ तो सकती नहीं है, बट अगर इसकी कहीं थिकनेस कम गई हो या उतना ये इफेक्टिव रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी थिकनेस बढ़ सकती है या थिकनेस आपकी जो कम हो सकती है। अगर आपकी डाया बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। अगर आपकी डाया कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपका वेट कम हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर क्या हो जाता है कि उसमें टॉलरेंस, उसमें डेविएशन आ जाता है आपके एक्चुअल और आपके जो स्टैंडर्ड जो आईएस कोड में मेंशन किया गया उसमें। द सेकेंड पॉइंट भी वही है, वियर एंड टीयर ऑफ रोलिंग मिल्स।
एक तो मैंने जो अभी बताया वो आपका वियर एंड टीयर ऑफ रोलिंग मिल्स। जब आप ओवर द टाइम मिल्स में जो हमारी रोलिंग मिल्स है उसमें क्या होता है कि उसके कंपोनेंट्स में वियर एंड टीयर होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग भी क्या होता है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाता है। तीसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल्स वेरिएशन। जो हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आपका कार्बन, सल्फर और भी जो पार्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उसमें भी कुछ वेरिएशन आता है या रॉ मटेरियल में कुछ वेरिएशन आता है, परसेंटेज वेरिएशन आता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो है डेविएशन, हमारे एक्चुअल वेट और आपका जो स्टैंडर्ड वेट है उसमें क्या होता है डेविएशन आ जाता है। अब देखिए क्या है कि अगर रोलिंग मार्जिन कहीं कोई डेविएशन आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। द इम्पैक्ट ऑफ रोलिंग मार्जिन, एक तो क्या होता है अंडर साइज बार, एक होता है ओवर साइज बार। अंडर साइज बार में क्या होता है कि आपका जो भी डायमेंशन है, अगर मान लो कि आपने 10 mm का कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है और आपने जब परचेज किया है या जब मैन्युफैक्चरिंग किया है, आप अगर मैन्युफैक्चरर एंड से देखें तो आपने अगर मैन्युफैक्चर किया है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये 8 mm की मैन्युफैक्चर हो गई है तो ये क्या हो गई है अंडर साइज हो गई है। जो हमें करना था उससे हमारा जो साइज जो एक्चुअल जो हुआ है वो उससे कम हो गया है। ओवर साइज में क्या हो जाता है कि अगर 10 mm का करना था और हमने क्या कर दिया है 11 mm का कर दिया है या 12 mm का कर दिया है, तो उससे क्या हो गया है कि वो साइज क्या हो गई बढ़ गई है, तो ये क्या हो गया ओवर साइज बढ़। ठीक है, अगर आप साइट पर्सपेक्टिव से बोलें या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आप क्लाइंट हैं, आप अगर उस पर्सपेक्टिव से बोलें तो क्या है कि अगर आपके किसी प्रोजेक्ट में 8 mm का रेनफोर्समेंट कहीं लगना था और अगर वो 7 mm का लग रहा है वहाँ पर, एक तो क्या हो गया कि वहाँ पर डाया कम हो गया, डाया कम होने से क्या हो गया अंडर साइज बार हो गया। अगर आपको रिकॉन्साइल करना होगा तो वहाँ पर क्या होगा नेगेटिव रोलिंग, उसको ये आप जरूर याद रखिएगा। आपसे कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि नेगेटिव रोलिंग मार्जिन क्या होता है और पॉजिटिव रोलिंग मार्जिन क्या होता है और क्यों होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि जब अंडर साइज बार हो, जब आपकी जो एक्चुअल जो बार की डायमेंशन जो क्रॉस सेक्शन है वो स्टैंडर्ड डायमेंशन से क्या हो कि कम हो, तो वहाँ पर क्या होगा नेगेटिव रोलिंग मार्जिन होगा, और अगर वो ज़्यादा हो तो क्या होगा पॉजिटिव रोलिंग मार्जिन होगा। और उससे क्या इम्पेक्ट आएगा, अगर आपका ज़्यादा है, आपका अगर डाया ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि आपका वेट क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे ये भी आ सकता है कि ओवर साइज्ड अगर आपकी पॉजिटिव रोलिंग है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्चुअल वेट क्या है ज़्यादा है, और अगर अंडर साइज्ड बार है तो उसका क्या हो जाएगा कि आपका जो वेट है वो कम है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये समझते हैं आज। तो सबसे पहले आपके साइट पे या आप कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कहीं आप परचेज कर रहे हैं या कहीं साइट पे आप रेनफोर्समेंट लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बैचिंग में आता है। आप देखेंगे कि बैच में आता है, पूरा बंडल सा आता है। आप एक बार में 10-10 टन 20-20 टन 50 टन का रेनफोर्समेंट परचेज कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको क्या ध्यान देना है। आप किसी भी बैच से क्या करें कि 1 मीटर का सैंपल ले लें। 1 मीटर का आपने सैंपल ले लिया और आप कोशिश करें कि आप जो लेंथ मेजर करेंगे वो बिल्कुल ही प्रिसाइजली मेजर करें, क्योंकि अगर आपका वो थोड़ा वेरी करता है, अगर 1.1 हो गया या 1.05 हो गया तो उससे क्या हो सकता है कि आपके रिजल्ट में क्या आ सकता है वेरिएशन आ सकता है, तो वो आपका रिजल्ट क्या होगा एक्यूरेट नहीं होगा। तो आप पहले कोशिश करें कि जो भी आप मेजरमेंट टेप मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट मेजरमेंट करें, और कोशिश करें कि 1 मीटर के अराउंड का एक आप लें, 1 मीटर ही लें, अराउंड नहीं 1 मीटर ही लें। 1 मीटर का एक सैंपल लेने के बाद आप क्या करें कि उसका क्या करें वेट करें, एक्चुअल वेट करें, एक्चुअल वेट करें। ठीक है, तो अगर मान लो आप एक्चुअल वेट किए और कहीं आपका वेट आ रहा है, वो कितना आ रहा है 0.5 kg। अगर आपने 1 मीटर का वेट किया और आपका जो एक्चुअल जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 0.5 kg। ठीक है, और डाया आपका मान लो एक एग्जांपल के लिए हम डाया रख लेते हैं 8 mm का। अगर आप 8 mm का कोई आप परचेज करने जा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग किया है आपने, तो किसी भी बैच से आप एक सैंपल उठाएं जो कि 1 मीटर का होना चाहिए और उसे प्रिसाइजली मेजर करें और 1 मीटर का ही हो। तो अब उसे 1 मीटर को क्या करें कि आप एक्चुअल वेट करें कि उसका वेट कितना आ रहा है। अगर वो मान लो 0.5 kg आ रहा है, ठीक है, अब उसका थ्योरेटिकल वेट देखें, थ्योरेटिकल वेट देखें कहाँ पर ये मिलेगा IS कोड 1786 में।
चलिए मैं आगे वो भी बताने वाला हूँ। आपको एक हमने कटआउट इसमें लगा रखा है, जिससे क्या होगा कि आपको डिटेल में पता चल पाएगा कि किसका वेट क्या है। पहले इसका जो पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है उसको समझ लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ए सैम्पल पीस ऑफ स्टील टिपिकली 1 मीटर इन लेंथ इज कट फ्रॉम ए बैच ऑफ रेनफोर्समेंट बार। जो भी आपका रेनफोर्समेंट बार का बैच है उसमें से एक सैंपल आप लें जो कि 1 मीटर का हो और उसकी प्रिसाइजली वेट करें। मेजर द एक्चुअल वेट, उसका एक्चुअल वेट करें और कोशिश करें कि जिस पे आप वेट कर रहे हैं, जिस आपका वेइंग मशीन पे आप वेट कर रहे हैं उस वो वेइंग मशीन क्या हो, कैलिब्रेटेड हो। द सैंपल इज वेड यूजिंग प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड इट्स एक्चुअल वेट पर मीटर। अभी क्या करना है, जब इसका वेट कर रहे हैं तो अभी मैंने बताया आपको कि वो जो वेइंग बैलेंस होना चाहिए वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। अभी क्या होगा कि आप इसका फाइंड द थ्योरेटिकल वेट। अभी आपने एक्चुअल वेट तो कैलकुलेट कर लिया, अभी इसका करते हैं थ्योरेटिकल वेट क्या होता है। द थ्योरेटिकल और स्टैंडर्ड यूनिट वेट फॉर दैट द डायमीटर of a steel bar is obtained from the relevant building code such as Indian Standard IS 1782 1786 2008 for the reinforcement bar। अभी क्या है कि आपको आपने एक्चुअल वेट तो कर लिया, आपको अब थ्योरेटिकल वेट करना है। थ्योरेटिकल वेट आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको ये कोड आपको रेफरेंस लेना है। ये आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि IS कोड 1786 2008 में आपका जो स्टील का जो वेट है, स्टैंडर्ड वेट है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। अभी आप क्या है कि अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ, उस फॉर्मूला में फिर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके उसका कैलकुलेशन करना है। चलिए सबसे पहले जो अभी यहाँ आप एक कटआउट देख रहे हैं ये वाला, ये आपका IS कोड 1786 का एक मैंने स्क्रीनशॉट लेकर इसमें आपको दिखा रखा है। तो देखिए आप इसमें जो मेंशन किया गया कि अगर नॉमिनल साइज, यहाँ तो सबसे पहले क्या है, नॉमिनल साइज है, यहाँ नॉमिनल साइज है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ मास पर मीटर के लिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर IS कोड 1786 में क्लॉज नंबर 6.2 को जाके आप देख भी सकते हैं। तो अगर इसमें मान लीजिए कि जो 4 mm का होगा कोई डाया, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो 12.6 होना चाहिए और उसका वेट क्या होना चाहिए, 0.099 kg पर मीटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए 5 हो, 6 हो या 8 mm का जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे नॉर्मली यूज होता है, 8 mm का जो है, 8 mm का क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए, 50.3 mm² होना चाहिए और उसका जो यूनिट वेट होना चाहिए वो अराउंड होना चाहिए 0.395। और कोशिश करें कि आप इसका जो है लास्ट 3 डिजिट लें, पॉइंट के बाद आप डेसिमल के बाद लास्ट 3 डिजिट तक ही इसको कैलकुलेट करें, तो ये 0.395 इसका आ रहा है। ये क्या है, थ्योरेटिकल। अभी मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, एक 8 mm का एग्जाम्पल कि आपका 8 mm का थ्योरेटिकल वेट क्या है, 0.395 है, जो जैसा कि IS कोड में मेंशन किया गया है। अगर आपने जो भी वेट किया था, अभी जो मैंने पीछे बताया था 1 मीटर का सैंपल लेकर, यहाँ पर 1 मीटर का सैंपल लेकर आप जो आपका जो एक्चुअल वेट किया था साइट पे, अगर एक सपोज एक एग्जाम्पल थ्योरेटिकल में अपना ये बता रहा हूँ कि आप ने जो वेट किया वो कितना है, 0.5 और उसका थ्योरेटिकल वेट कितना था, 0.395। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है। फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, एक्चुअल वेट माइनस थ्योरेटिकल वेट बाय थ्योरेटिकल वेट। अगर मैं आगे चलूँ तो क्या हो रहा है, एक्चुअल वेट कितना हो गया, 0.5, थ्योरेटिकल वेट कितना हो गया, 0.395 डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वेट इंटू 100। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 0.105 डिवाइडेड बाई 0.395 इंटू 100, तो ये तकरीबन 26% के अराउंड आने वाला है। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि क्या 26% परमिसिबल है या नहीं है। तो अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके बताया था। अभी चलिए जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा उसको समझते हैं। द कैलकुलेटेड मार्जिन इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द एक्सेप्टेबल टॉलरेंस लिमिट स्पेसिफाइड बाय द स्टैंडर्ड कोड। इसी सेम स्टैंडर्ड कोड में एक लिमिट भी स्पेसिफाई किया गया कि कितने परसेंटेज का डेविएशन एक्सेप्टेबल है। अगर उसके विद इन है तो ठीक है, अदरवाइज उसे क्या होगा, हम लोग उस स्टील रेनफोर्समेंट को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ठीक है,
अब देखिए अभी रोलिंग मार्जिन का जो फॉर्मूला है, रोलिंग मार्जिन का फॉर्मूला है एक्चुअल वेट माइनस थ्योरेटिकल वेट बाई थ्योरेटिकल वेट इंटू 100। आप इसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका टेबल है, जिस टेबल में बताया गया है कि आपका जो वेट होना चाहिए, जो आपका थ्योरेटिकल वेट या स्टैंडर्ड वेट जो IS कोड के अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पर दिया गया अप टू 40 mm तक। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d² बाई 162.29, d² बाई 162.29। हम लोग जनरली इसको क्या करते हैं, d², हम लोग इसको जनरली क्या करते हैं, ये कौन सा कितना यूज करते हैं, d² बाई 162। अगर आप d यहाँ पर क्या है, डायमीटर है, अगर 8 mm का है तो 8 का स्क्वायर बाई 162। मैं आगे कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने एक कटआउट जो लगा रखा है वो ये लगा रखा है कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 1786/2008 स्पेसिफाई द फॉलोइंग टॉलरेंस लिमिट फॉर द रोलिंग मार्जिन ऑफ रेनफोर्समेंट बार। तो अभी जो हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपैरिजन किस बेसिस पे करने वाले हैं, IS 1786 में जो स्टैंडर्ड दिया गया है और जो एक्चुअल आ रहा है, इन दोनों में कंपैरिजन होने वाला है। और जो रिजल्ट आ रहा है तो क्या इस रेंज में आ रहा है, अगर इस रेंज में आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर इस रेंज से बियॉन्ड जा रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चलिए यहाँ जो रेंज दे रखा है वो देखते हैं। अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm, मतलब 10 mm से कम का, 10 mm या 10 mm से नीचे अगर कोई रेनफोर्समेंट है तो अगर वो बैच में देखें, अगर पूरे बैच की बात करें तो बैच में कितना % अलाउबल है, ±7%। अगर कोई बैच में अगर कोई डेविएशन अगर 7% से प्लस हो रहा है या 7% से माइनस हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर इंडिविजुअल कोई एक सैंपल की बात करें, आपने एक सैंपल उठाया और अगर उस इंडिविजुअल में अगर -8% है, मतलब वो अगर 8% से कम है, उसकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड से 8% से कम है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर कॉइल की बात करें तो 8% प्लस या माइनस है तो क्या है, एक्सेप्टेबल है। अगर आप ओवर 10 अप टू एंड इंक्लूडिंग 16, मतलब 10 mm से 16, 10 mm से 16 mm की अगर डाया है तो उसमें क्या है कि अगर वो बैच की बात करें, अगर किसी बैच का टोटल अगर निकालने के बाद देखा जा रहा है, अगर उसका जो एवरेज जो आ रहा है अगर वो ±5% है, मतलब 5% प्लस 5% माइनस, अगर इसके रेंज में है तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर सिंगल सैंपल की बात करें, किसी एक सैंपल का भी देखा जाए तो वो क्या आना चाहिए, -6%। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे डाया बढ़ते जा रहा है वो आपका जो परसेंटेज है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो विद इन आपका जैसे डाया बढ़ेगा तो उसका परसेंटेज भी क्या होगा, वो मायने रखता है। अगर आप सेम परसेंटेज रखेंगे तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इंडिविजुअल कॉइल की बात करें, कॉइल में क्या होगा कि अगर ±6% है तो वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। 16 mm से ऊपर के जो रेनफोर्समेंट बार है तो अगर उसका देखा जाए तो उसका अगर बैच में देखा जाए तो बैच में क्या डेविएशन आना चाहिए, ±3%, ±3% आना चाहिए। अगर ±3% के रेंज में है, बैच की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। अगर इंडिविजुअल सैंपल की बात करें तो -4% ही होना चाहिए, 16 mm से ऊपर की बात कर रहा हूँ। अगर कॉइल की बात करें तो ±4% होना चाहिए। आप यहाँ एक नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे डाया बढ़ रहा है, यहाँ पर जैसे 10 mm तक क्या था 7%, 10 mm से 16 mm का 5%, 16 mm के ऊपर जो भी है वो 3% पे आ गया है। तो हाइयर द डाया, अगर रोलिंग मार्जिन ज़्यादा है तो लॉसेस भी ज़्यादा होने के चांसेज हैं, ठीक है, या कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेज हैं। देखिए अभी हमने जो इंडिविजुअल सैंपल और बैच और कॉइल्स के बारे में जो बताया भी आपको, जो वहाँ पर मेंशन भी था IS 1786 के जो इसके कटआउट था, इसमें देखिए इंडिविजुअल बैच, इंडिविजुअल और अपनी कॉइल सैंपल जो है उसके बारे में वो जो मेंशन किया गया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर है कि इंडिविजुअल सैंपल क्या है, दी इंडिविजुअल द नॉमिनल मास
of an individual sample shall be calculated by the determining the mass of any individual sample taken at random as specified in 11.1 and dividing the same by the actual length of the sample. The sample shall be length not less than 0.5 मीटर। जो आप इंडिविजुअल सैंपल लेंगे उसे कैसे कलेक्ट करना है उसके लिए आप 11.1 में रेफ़र कर सकते हैं, आईएस कोड 1786 का। बट अगर जो सैंपल आप ले रहे हैं वो कभी भी 0.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। जनरली आप 1 मीटर का प्रेफर करें, बट 0.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका बैच। द नॉमिनल मास ऑफ ए बैच shall be calculated from the mass of the test specimen taken as specified in 11.1। 11.1 में जो स्पेसिफाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ये 11.1 यहाँ पर जो मास मेंशन किया गया है और जो एक्चुअल मेंशन जो मास आ रहा है उसके बीच का हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बट स्पेसिमेन क्या होना चाहिए, कभी भी 0.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आप रिकमेंडेड है कि आप 1 मीटर का ही सैंपल लें, जिससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा और आपका 1 मीटर सैंपल कट करने में भी आपको इजी आने वाला है। अगर कॉइल्स की बात करें तो द नॉमिनल मास ऑफ ए कॉइल शैल बी कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग द मास ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ मिनिमम 1 मीटर लेंथ टेकन फ्रॉम ईच एंड ऑफ द कॉइल एंड डिवाइडिंग द सेम बाय द एक्चुअल लेंथ। अभी आप देखिए, जब आप कॉइल की बात करेंगे तो कॉइल में देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे अच्छे से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। द नॉमिनल मास ऑफ ए कॉइल शैल बी कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग द मास ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ मिनिमम 1 मीटर लेंथ टेकन फ्रॉम ईच ऑफ द कॉइल, ईच एंड ऑफ द कॉइल। अब जैसे ये कॉइल है तो क्या होगा, इसके एक एंड से भी एक दूसरे एंड से भी, दोनों एंड से क्या है 1-1 मीटर का सैंपल लेना है और फिर क्या करना है, दोनों का एक्चुअल वेट करना है और दोनों का थ्योरेटिकल वेट करना है और उसके बाद क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल जो बताया था उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि अगर कोई आपकी 8 mm का रेनफोर्समेंट है तो उसकी थ्योरेटिकल वेट क्या है। अगर आप यहाँ देखें 8 mm का थ्योरेटिकल वेट क्या है, 0.395। अगर 1 मीटर का आपने सैंपल लिया, उसको जाके क्या किया, पहले तो आपने आईएस कोड से उसका जो है स्टैंडर्ड वेट है वो निकाला, तो वो क्या है 0.395। ठीक है, अगर आपने उसका वेट किया 80 mm जो सैंपल आपने 1 मीटर का लिया था उसका अगर आपने एक्चुअल वेट किया और वो क्या वेट आया 0.5। ठीक है, तो आप रोलिंग मार्जिन कैसे निकालेंगे, तो रोलिंग मार्जिन का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वेट माइनस थ्योरेटिकल वेट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेट इंटू 100। ठीक है, अब अगर 0.5 में से 0.395 को माइनस करें तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है देखते हैं। जब दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.105। आपका थ्योरेटिकल वेट क्या था 0.395 इंटू 100। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 26% आएगा। और हमने डाया जो लिया था वो 8 mm था जो कि 10 mm के नीचे है। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो कोर्स कहता है वो क्या कहता है। कोर्स ये कहता है कि अगर 10 mm या 10 mm से नीचे है तो उस पर जो इंडिविजुअल, अभी हमने सैंपल 1 का लिया था, या बैच की भी बात करें तो बैच में क्या है 7% है प्लस माइनस, और इंडिविजुअल क्या है 8% है जो कि है माइनस में। तो अभी ये दोनों के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा क्योंकि जो कैलकुलेशन आ रहा है वो 26% आ रहा है। तो यहाँ पर ये हम लोग रेनफोर्समेंट नहीं यूज कर सकते। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।